14 अगस्त 1947 क्या था, जिसको पाकिस्तान एक छद्म रूप से कहा जा रहा है या आर्बिट्रेरी रूप से कहा जा रहा है। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी। ये सब समस्त क्षेत्र भारत है 14 अगस्त को। और केवल यही थोड़ी भारत है, जिसको अफगानिस्तान कह रहे हो वो भी, अब लाइन वाइन पर मैं बाद में आऊंगी, वो भी तो भारत है भाई। कब तक? अंग्रेजों के अनुसार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। क्योंकि अफगानिस्तान नाम का कोई देश अगर 1910 में आप ढूंढेंगे, 1920 में ढूंढेंगे, नहीं है। 18वीं 17वीं 16वीं शताब्दी में तो सवाल ही नहीं। इसके अलावा 1990 के पहले न कोई कजाकिस्तान नाम का देश है, न कोई उज्बेकिस्तान नाम का देश है, न कोई तुर्कमेनिस्तान नाम का देश है, न किर्गिस्तान नाम का देश है, और एक और है। ये 5 स्थान। तो ये सब क्या है? भारत है। एक ग्रेट गेम शब्द प्रचलित है, और ये मैं जो बोल रही हूं इसमें मेरा जो फोकस ऑडियंस है वो है ओपिनियन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स। तो अभी जो कुछ हमको भरत भूमि जिनसे वापस लेनी है वो लोग कौन है? मियाँ टिया थोड़े है। मियाँ टिया की औकात तो कौड़ी की नहीं है। अभी जो औकात है वो गोरों की है, जिसको यूरो अमेरिकन ब्लॉक कहते हैं। यूरोप से भगाए गए और भागे गए गोरे जो जाकर अमेरिका में भयंकर रक्तपात और लूटपाट करके बसे और धीरे धीरे अब एक नेशन स्टेट के रूप में उभर आए, जो अब विखंडित हो रहा है। तो ये जो यूरो अमेरिकन ब्लॉक है इससे हमारा संवाद है, और हमारा संवाद करना बहुत आसान क्यों है? ये इन मामलों में प्रमाण मानते हैं लिटरेरी सोर्सेस को, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को। तो लिटरेरी सोर्सेस में किसको मानते हैं? जो उस देश के भीतर है और जो उस देश के बाहर है। लिटरेरी सोर्सेस भी कई प्रकार के हैं, पुस्तकें वगैरह तो है ही हैं, साथ में जो तरह तरह के इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स पर हैं, रॉक्स पर हैं, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों पर जो लिखा हुआ है, और इसी तरह के ताम्रपत्र वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार जो उस देश की राजनैतिक सीमाओं के बाहर जो लेखन है उसको भी वो लोग सोर्स मानते। कौन? यूरो अमेरिकन ब्लॉक। तो ये हुआ लिटरेरी सोर्सेज, और बाकी है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो भाई ये सिंध प्रदेश क्यों, जो संपूर्ण पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं, संपूर्ण बांग्लादेश कह रहे हैं, यूरो अमेरिकन ब्लॉक को तो पता ही है, स्वयं इनको भी पता है। भाग्य से हमको भी पता है, हम लोग बुढ़े नहीं हुए हैं। और वो शी जिनपिंग वाले को भी पता है, और ऊपर वाले पुतिन को भी पता है कि भैया ये तो 14 अगस्त को हुआ था ना। और क्यों हुआ था? मैंने धर्म मीमांसा के 4 भाषण में कहा था, मियाँ टिया को तो तूल बना के सामने रखा था, जैसे केजरीवाल, जैसे बिहार के इलेक्शन में प्रशांत किशोर। इन सबों की अपनी औकात हैसियत थोड़ी है। तो ये कौन है? ये टूल है। किसके टूल है? जो भारत के शत्रु हैं। कौन है? फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूरो अमेरिकन ब्लॉक। तो यूरो अमेरिकन ब्लॉक यहाँ आके उत्पात थोड़ी करेगा, यहाँ जो लोग हैं उनमें से कुछ को चुनेगा। तो एक ब्लॉक चुना गया, ये मियाँ टिया। मियाँ टिया क्यों कह रहे हैं? कुरान में जो टेक्निकल शब्द है वो मोमिन है। जिस अर्थ में हम मुसलमान और मुस्लिम या मोहम्मदन शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका कुरान में जो शब्द है वो मोमिन है। मुसलमान और मुसलमान शब्द तो वहां है ही नहीं, मुस्लिम वगैरह शब्द, मोहम्मदन शब्द भी शायद नहीं है। तो जितने ये नजर आ रहे हैं एक भी मोमिन नहीं है, ये सब के सब मुनाफिक और मुशरिक है। तो इसको ना कहकर मैं मियाँ टिया कह रही हूँ, मुनाफिक और मुशरिक है। तो भाई ये मियाँ टिया टूल थे किसके?
एलाइड पावर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के किसके विरोध में? कम्युनिस्ट यूएसएसआर के विरोध में। इनको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ उसके लिए, इसके लिए पाकिस्तान बनाने की बात है। धर्म मीमांसा चैनल पर मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के समय हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में बैठ के मैंने 3-4 भाषण दिए। अब जो दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात शैलेंद्र भैया ने बताई कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने उल्लेख किया है भारत के लिटरेरी सोर्सेस का। महाभारत और रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण और महाभारत, इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है, ये घटनाएं जब घट रही थी उसी कालखंड में इनको लिखा गया। समकालीन साहित्यिक स्रोत, कंटेम्पररी लिटरेरी सोर्सेस, वेदव्यास जी महाभारत के समय है और महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समय है। दो हो गया, केवल दो में थोड़े है भाई। हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे आरण्यक में है, हमारे पुराणों में है, हमारे रघुवंशम में है। केवल इतने में थोड़े है भाई। हमारे ज्योतिष के पुस्तकों में वर्णन है, हमारे आयुर्वेद के पुस्तकों में वर्णन है, हमारे अश्व चिकित्सा पर जो पुस्तकें हैं उनमें भारत में किस क्षेत्र में कौन सी औषधि है, किस क्षेत्र में कौन सा अश्व है, वगैरह वगैरह वर्णन है। हमारे हस्त, एक वृक्ष वेद है, एक हस्त, हाथियों के इलाज का जो ग्रंथ है उसमें वर्णन है। केवल इनमें तो नहीं वर्णन है, हमारे मूर्ति शिल्प में वर्णन है, हमारे जहाँ आभूषणों और वस्त्रों से संबंधित शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, उनमें वर्णन है कि किस क्षेत्र का मानव कैसा भोजन करता है, कैसा नृत्य करता है, कैसी संगीत है, कैसा कैसे औषधि का वहां प्रयोग होता है, स्त्रियों का नाक नक्श कैसा है, पुरुषों का नाक नक्श कैसा है। तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो केवल छुआ है, वो क्या छुआ है? लिटरेरी सोर्सेस इनसाइड इंडिया। अब केवल मैं एक सुना रही हूं अपनी इस पुस्तक से, इसमें बाद में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक पर मैं 2-3 टॉक करूंगी। आइडिया मेरा था, लेखन मोटा मोटी पंकज जी का है। इतना डिटेल रिसर्च कर करके लिखना मेरे वश का नहीं है। इस पुस्तक के पेज 23-30 पर महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण पर्व में 9वें अध्याय में भारतवर्ष के लगभग 250 जनपदों का उल्लेख है। 250। हम तो 5 ही स्थान बताए जिनमें गांधार, पूरा अफगानिस्तान, उत्सव संकेत त्रिगर्त, चीन। कौन सा चीन? ये पिद्दी सा चीन। कहां पर? प्रशांत महासागर के पास शी जिनपिंग जहां बैठा हुआ है। उत्तर म्लेच्छ, अपर म्लेच्छ, हूण, पारसिक, बालिक, पहलव, यवन, दरद आदि जनपद शामिल हैं। यवन कौन सा? जिसको आप ग्रीस कहते हो, जिसको संघ वाले वज्रमूर्ख, ये अपने गुरु जी, गुरु गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक है, इन्होंने इतने विस्तार से लिखा, उसको भी नहीं पढ़ते। एक नाथ रानाडे जी संघ के प्रचारक और बड़े बड़े पदों पर रहे। इन्होंने 1970 में, 50 साल पहले, इतनी मोटी किताब 2 हाथ से उठानी पड़ती है, उसमें विस्तार से इन सभी क्षेत्रों के विद्वानों से जो लिखवाया, उसको भी ये मूर्ख नहीं पढ़ते हैं। तो जो ये यवन है, जिसको ग्रीस कहते हैं, ये भी भारत का अंग है। अभी रुकिए, एक मिनट, मैं अलेक्जेंडर का बता रहा हूँ।
जिसको अलेक्जेंडर कहते हो, सिकंदर कहते हो, वो स्वयं को ग्रीस नहीं कहता है, वो स्वयं को क्या कहता है? एल। एल कौन है? अब इसमें बहुत दिया है, बाद में बता देंगे आप लोग को। ये यवन लोग सदा अपने को हेल, तो अब हम लोग कह रहे हैं ये एल कहते हैं। और संपूर्ण महाभारत में यवन नरेश एवं यवन सेना का वर्णन भरा पड़ा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पतंजलि के महाभाष्य में और सम्राट अशोक के 5वें तथा 13वें प्रस्तर अभिलेख में यवनों को भारत के ही जन कहा गया है। कहाँ से बोल रही हूँ? ये पुस्तक की सब कथा मैं शुरू करती हूँ सुनाना आप लोगों को। ये जो ये पुस्तक है, यही पुस्तक पहले इस नाम से छपी, बड़ा झमेला हुआ, फिर दोबारा हम लोगों ने छपवाया, बहुत सा मैटर जो इसमें कट गया उसमें डाला, वगैरह वगैरह, कथा सुनाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा मनुस्मृति में वर्णन है, विष्णु पुराण में वर्णन है, वायु पुराण में वर्णन है। मैं यवन की बात क्यों ले आई? बात तो सिंध की हो रही है। नालायक पहला विशेषण, जो लायक नहीं है, नालायक। दूसरा विशेषण, उल्लू के पट्टे। पट्टे मतलब शागिर्द, चेले। उल्लू वैसे तो बहुत बुद्धिमान पंछी है, लेकिन उल्लू जब कहते हैं तो मूर्ख के अर्थ में। तो मूर्खों के चेले बताते हैं भारत हजारों साल से गुलाम है। मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हूँ अपने, जिनकी मैं परम प्रशंसक हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी, वो भी इस भारत गुलाम, भारत गुलाम। अरे कुछ लज्जा करो भाई, मेरा आज का ही भाषण सुन लो भाई। तो क्यों गुलाम है? तो पहले तो हजारों साल बोलते थे, फिर अब सैकड़ों साल बोल रहे हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। पहले तो इस पर भी एक टॉक कर देते हैं, लगी लगातार मैं ये सब टॉक कर देती। एक सिंगल एक लाइन प्रमाण ग्रीक भाषा में नहीं, ग्रीक नाम की कोई भाषा ही नहीं। और अलेक्जेंडर मैकेडोनिया का है, ग्रीस का है ही नहीं, अलग अलग बातें। तो भैया अगर ऐसा कुछ कहीं हुआ था तो भी यवन प्रांत वैसे ही भारत है जैसे दिल्ली भारत है, जैसे सीतामढ़ी में बैठे हुए भैया भारत में है, जैसे भोपाल में बैठी हुई मैं भारत में हूँ, जैसे काशी भारत में है, जैसे लाहौर और कराची भारत में है। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, था नहीं कह रही हूँ, है। किस अर्थ में है कह रही हूँ? इंटरनेशनल लीगल लाइन। अब इंटरनेशनल लॉ कहाँ से घुसा दिया? अरे भाई, ये जो लाइन खींची गई 14 अगस्त 1947 को, इसको अभी मैं कह रही हूँ, गोरों की खींची लाइन। कौन से गोरे? वो इंग्लैंड वाले जो भारत में थे, जो भगाए जा रहे थे, जो 43 में भारत स्वाधीन घोषित हो चुका था सुभाष बाबू के द्वारा। इनको टाइम दिया गया था 1948 का ब्रिटिशर्स के द्वारा माउंटबेटन को। ये 47 में ही भाग रहा है। भागता हुआ गोरा लाइन खींच रहा है। तू नहीं भी भाग रहा होता, टिका हुआ भी होता, तो तेरे पास कौन सा कानूनी हैसियत है भारत में किसी लाइन को खींचने का? पाकिस्तान जिसको कह रहे हो, हमारा पड़ोसी थोड़े है, हमारे घर के भीतर खींची हुई लाइन है ना। लाहौर और कराची और माता हिंगलाज और गांधार प्रदेश, जहाँ की अद्भुत अतुलनीय शिव भक्त महारानी गांधारी, ये सब भारत क्षेत्र है ना भाई। तो भारत क्षेत्र में लाइन खींचने का कानूनी हक किस अंग्रेज को है? और दूसरे इनको साथी मिले, देशद्रोही मोहनदास करमचंद गांधी, इसको जो राष्ट्रपिता कहता है, वह अंडरलाइन करके उल्लू का पट्टा है। जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू
और मोहनदास करमचंद गांधी को कौन सा वैधानिक अधिकार था? कांग्रेस से पास कराए। कांग्रेस ने तो पार्टीशन न करने का सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया। ये मोहनदास करमचंद गांधी जाके पलटवा दिया। कांग्रेस को कौन सी वैधानिक हैसियत भारत के या किसी भी अल्लम गल्लम घल्लम उस वक्त के सन 47 के अंतरराष्ट्रीय कानून में अधिकार प्राप्त था? इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय, कब, 46 में, 47 में, 45 में, एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो चुनाव लड़ रही थी। चुनाव लड़ रही थी मतलब अनेकानेक और पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्हीं से तो वो चुनाव लड़ रही थी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने वर्किंग कमेटी के द्वारा देश के पार्टीशन का कौन सा वैधानिक हक है भाई? मैं बहुत टेक्निकल बात कर रही हूं। तो अगर वो लाइन इलीगल है तो मुझे क्या, आपको सुनने वालों को क्या, शैलेंद्र भैया को क्या? शैलेंद्र भैया की भाषा बहुत सधी हुई है, सधी हुई थी, इस वार्ता में सधी हुई ही होनी चाहिए। अभी 9 महीना पहले तक ये भारत सरकार के अंग थे। तो भारत सरकार कोई भाषा बोलेगी तो एक भिन्न ढंग से बोलेगी, लेकिन भारत तो दूसरी भाषा बोलेगा। मैं भारत की नागरिक, मैं कैसे इस इलीगल लाइन को स्वीकार करूं? क्योंकि भारत राष्ट्र के विभाजन का वैधानिक अधिकार किसके पास था भाई? कब? 14 अगस्त 1947 या 20वीं शताब्दी में जब अफगानिस्तान गया, या 19वीं शताब्दी में हमारे एक हिस्से पर जब रूस वालों ने नन्हे नन्हे हिस्सों पर कब्जा किया? किस हिस्से की बात कर रही हूँ? पाचोस्तान। तो हाँ भाई, तुमने कब्जा किया। उसी प्रकार जैसे पीओजे पर नेहरू ने, माउंटबेटन ने मिलकर अंग्रेजी फौज का कब्जा करवाया, मियां टिया को कबायली के भेष में भेजा और यहां से भारतीय फौज को जाने नहीं दिया, लेकिन पीओजे हमारा है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार जिसको अक्साई चीन कहते हैं, लद्दाख का हिस्सा नेहरू ने चीन को कब्जा कराया। हाँ कराया, तो क्या करें हम, वो गद्दार था, वो भारत का हिस्सा है। इसी प्रकार तिब्बत 15 अगस्त 1947 को, 48 को, 49 को, 50 को, 52 को, 56 को भारत है। अचानक तुमने स्टालिन का थप्पड़ मारकर, तुमने कौन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा जी माओ को दे रहे हैं, तुम्हारे बाबूजी का है जो माओ को दोगे, मेरा है जी, मेरा मतलब हम इस भारत का है, हम भारत के बेटे बेटियों का है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे राम का है, हमारे कृष्ण का है, हमारे आराध्य शिव का है। तो ये है क्योंकि इलीगल ऑक्यूपेशन है। अब इलीगल ऑक्यूपेशन किया कराया उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामक इलीगल नेशन स्टेट का, वहां के, जिनको ये रेड इंडियन कहते हैं, मूल निवासियों की भूमि पर इलीगल कब्जा है और उसका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर है और उसी प्रकार सुनवाई नहीं हो रही है जिस प्रकार अयोध्या मुकदमे की नहीं हो रही थी, या जिस प्रकार ज्ञानवापी के मुकदमे पर फुल स्टे लगा दिया। क्यों लगाया? पता है कि हिंदू पक्ष जीत रहा है,
अगर पता होता ये मियाँ टिया जीत रहे हैं तब तुम स्टे लगाते, भोजपुर में तब तुम स्टे लगाते, कृष्ण जन्मभूमि में तब तुम स्टे लगाते। तुम तो रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल के करते हो। तो कराची भारत का है, था नहीं, लेंगे नहीं। अब राजनाथ सिंह जी हमारे चूंकि रक्षा मंत्री हैं, उन पर वो भाषा कदाचित, कदाचित अंडरलाइन करके, कदाचित शोभा देता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता है। लेकिन हम भारतीयों को थोड़ी शोभा देता है भाई। ये गोरों की खींची लाइन से हमारा क्या लेना देना। इन्हीं गोरों ने मिलकर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बनाया था। क्यों बनाया था? जर्मनी वालों ने इंग्लैंड फ्रांस वालों की चटनी कूटी थी और रूस वालों की भी चटनी कूटी थी। हिटलर को हरा दिया तो कहा अब हम बंदर बांट करेंगे, आधा तेरा आधा मेरा। जर्मनी वालों ने लाइन छोड़ तोड़ दिया, अब एक ही जर्मनी है, न ईस्ट है न वेस्ट है। और किसको स्वीकार है? इन्हीं गोरों को स्वीकार है। इंग्लैंड को भी स्वीकार है, फ्रांस को भी स्वीकार है, रूस को भी स्वीकार है, अमेरिका को भी स्वीकार है। तो हमको ये लाइन मानने की क्या दिक्कत, जरूरत है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा पड़ोसी नहीं बदले जाते। अच्छा जी, तो भारत का पड़ोसी कौन है भाई? भारत का पड़ोसी एक तो भूमध्य सागर है, उधर सुग्रीव, महाराज सुग्रीव वर्णन कर रहे हैं जब सेनाएं भेज रहे हैं तो ऊपर का आर्कटिक सागर के निवासी है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है। और तो ये संपूर्ण क्षेत्र में यदि कोई देश था, हमारे रक्षा मंत्री जी को पता हो या हमारे प्रधानमंत्री जी को पता हो या भारत के किसी इतिहासज्ञ को पता हो कि इस नाम का एक देश था। अरे कहीं लिखा होगा ना, उसकी कोई राजधानी होगी ना, उसकी कोई राजनीतिक सीमाएं होंगी ना, उसकी कोई मुद्रा होगी ना। भारत पराधीन रहा। अरे पराधीन शब्द का अर्थ है पर के किसी अन्य के अधीन रहा। तो वो अन्य जो है वो किस देश का है?